परसेप्शन का हम चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने पढ़ना था फ्रॉम सेंसेशन टू परसेप्शन। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट सेंसेशन फ्रॉम परसेप्शन। ये तकरीबन नामुमकिन है कि हम सेंसेशन को परसेप्शन से अलग करें। सेंसेशन रेफर्स टू द physiological process by which our nervous system registers various stimuli। सेंसेशन हम उस अमल को कहते हैं जो कि तबई होता है, यानी कि जिस्मानी तौर पे अगर कोई चीज़ हम परसीव करते हैं तो उसको जब हम रजिस्टर्ड करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का अमल जो होता है, यानी कि अपने 5 सेंसेस के थ्रू जो मालूमात हासिल करते हैं वो क्या होती है, सेंसेशन हो रही होती है। बाय विच आवर नर्वस सिस्टम रजिस्टर वेरियस स्टिमुलाई, जिसमें हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत से स्टिमुलस को जो है वो रजिस्टर्ड कर लेता है। परसेप्शन ऑन द अदर हैंड, अगर हम परसेप्शन की बात करें तो ये दूसरी तरफ वाक़या है या बिल्कुल मुख्तलिफ है। refers to the process by which our brain arrive at a meaningful interpretation of basic sensation। जो हमें बुनियादी मालूमात हासिल हुई है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए, उनको जब हम कोई मतलब दे देते हैं, कोई उसकी ऑर्गेनाइजेशन, कोई उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तो वो हमारी परसेप्शन बन जाती है कि ये अगर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, मेरे सामने अगर चेयर पड़ी है, मुझे चेयर नज़र आ रही है, मेरे सेंसरी ऑर्गन्स ने उसको परसीव किया, रजिस्टर किया और उसको मैंने मीनिंग दिया कि यार ये तो जिसकी 2 बाजू हो, 4 टांगे हो, ये तो चेयर होती है। तो मैंने उसको मीनिंग दे दिया ये चेयर है, तो ये मेरी परसेप्शन बन गई। In other words, our brain can't directly direct the presence of various form of physical energy। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो तवानाई की जो मुख्तलिफ किस्में हैं ना, उनको बराह रास्त उनकी मौजूदगी का पता नहीं चला सकता। वो डायरेक्ट ब्रेन जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता कि तवानाई की जो मुख्तलिफ इक़साम मौजूद हैं उस वक्त माहौल के अंदर, जैसे कि लाइट होगी, हीट होगी, साउंड हो गया, स्मेल, टेस्ट, दैट इज कॉन्स्टेंटली बम्बारिंग अस। ये सारी चीज़ें लगातार हम पे हमला कर रही होती हैं, लगातार हम पे फोकस कर रही होती हैं कि हम उनको देखें। अपनी मम्मा को बताओ क्या। अब मुख्तलिफ एक ही वक्त में मुख्तलिफ जो स्टिमुलस माहौल के अंदर मौजूद है वो हमारी सेंसेस पे हमला आवर हो रहे होते हैं, लेकिन हम सबको ही परसीव नहीं करते, सबको ही मीनिंग नहीं देते, सबको ही मीनिंगफुल नहीं बनाते। Rather, it can only respond to different pattern of neural impulses that are transmitted to brain via specialized sensory nerves। हम सिर्फ उन चीज़ों, उन स्टिमुलस पे ही रिस्पॉन्स देते हैं जो कि ब्रेन आर ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, जो कि ब्रेन को ट्रांसमिट की जाती है न्यूरल इम्पल्सिस की सूरत में, जो ब्रेन तक पहुंचती हैं, हम सिर्फ उन पे जवाब देते हैं। परसेप्शन इज नॉट a passive process of simply absorbing or detecting encoding sensation। परसेप्शन जो है वो एक पैसिव अमल नहीं है कि सिर्फ अब्जॉर्व करना है, डिकोड करना है या इनकमिंग सेंसेशन, ये वाला अमल नहीं है। इफ इट वार, अगर ये ऐसा होता, इफ इट वार आवर पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, माहौल में मौजूद जो भी स्टिमुलस है उनके मतलब हमारी वाकफियत के लिए वुड बी पुअर इंडीड, तो वो बहुत ज़्यादा पुअर होगी। अगर सिर्फ अब्जॉर्व करना है, डिकोड करना है या इनकमिंग सेंसेशन पे अमल करना है,
सिर्फ अगर इतना ही करना है तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें मौजूद जो स्टिमुलस है उसके बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा वीक होगी। द विजुअल सीन वुड बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो एक चीज़ हमें नज़र आती है वो लगातार तब्दील होती रहती है। कंफ्यूजिंग पैटर्न ऑफ लाइट एंड कलर। अब मुख्तलिफ कलर होते हैं, मुख्तलिफ लाइट के पैटर्न होते हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं। द ऑडिटरी वर्ड वुड बी अ दिन ऑफ बजिंग, हमिंग एंड श्रिकिंग नॉइज। अब वो अगर आवाज़ अगर हम दुनिया में आवाज़ों को सुने तो कुछ आवाज़ें हमें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, कुछ ज़्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं होती, कुछ आवाज़ें ये ऐसी होती हैं कि जी वो बहुत ज़्यादा मध्यम होती हैं, तो यानी कि मुख्तलिफ तरीके से आवाज़ों का आना होता है माहौल के अंदर से। द ब्रेन ऑर्गेनाइज एंड गिव्स मीनिंग टू द लिमिटेड इंफॉर्मेशन गैदर्ड आवर सेंसेस। हमारे ब्रेन का काम क्या है कि जी जो मालूमात हमारी सेंसेस के ज़रिए उस तक पहुंचती हैं उसको वो ऑर्गेनाइज करे और मीनिंग दे। व्हेन सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, जब सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होगी वो नामुकम्मल होगी, ब्रेन प्रोसेस ऑफन क्रिएट अ कंप्लीट परसेप्शन। लेकिन ब्रेन जो होगा ना उसकी मुकम्मल ही सेंसेशन को बनाएगा। बेशक सेंसरी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट आ रही है लेकिन ब्रेन जो है उसको खुद ब खुद मुकम्मल कर देगा बाय फिलिंग इन द मिसिंग डिटेल। वो जो मालूमात मिस होगी उसको खुद से मुकम्मल करके। We fill in missing information and draw on past experience to give meaning to what we see, hear or touch। हम जो मालूमात हमारे पास नहीं होती, मिसिंग होती है, उसको मुकम्मल करते हैं, ड्रा करते हैं किसकी बुनियाद पे? पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपने माजी के तजर्बात की बुनियाद पे। टू गिव मीनिंग, उसको फिर मीनिंग देते हैं। टू व्हाट वी सी, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रेन can provide us with subjective contrasts which are lines or shapes that appear to be a part of a figure but actually not present। अगर आप इस तस्वीर को देखें गौर से, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो एक ये वाली लाइन हमें नजर आ रही है, ये जो कि हकीकत में तो है नहीं। ये वाली, ये जो हकीकत में नहीं है लेकिन वो एक शेप बना रही है, कुछ ना कुछ ट्राइएंगल हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो ब्रेन का क्या काम है, उसने खुद ब खुद इसको फिल कर लेना है और अपने माजी की बुनियाद पे कि इस तरह की अगर जो चीज़ है जिसके 3 एंगल्स हों उसको हम ट्राइएंगल कहते हैं, उसने इसको मीनिंग दे देना है और फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम उसको को प्रेजेंट कर सकें कि जी ये एक मीनिंग है, मीनिंगफुल चीज़ है और इसको हम ट्राइएंगल कहते हैं। व्हेन यू लुक ड्राइंग इन फिगर 7.1, अगर आप 7 एक फिगर की तरफ देखें, यू मे परसीव वेरियस शेप एज हैविंग डिस्टिंक्ट आउटलाइन दैट आर एक्चुअली नॉट देयर। यही वाली बात जो भी मैंने की है। आवर परसेप्शन ऑफ दिस कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ एन ऑटोमेटिक ब्रेन एक्टिविटी। हमारा दिमाग खुद ब खुद इसको को इस पे काम करना शुरू कर देगा। डेट अटेम्प्ट टू इनहेंस, और इसको इनहेंस करेगा एंड कंप्लीट द डिटेल ऑफ द इमेज। और जो तस्वीर हमें नज़र आ रही है उसके मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात वो फराहम करेगा। इस तरीके से हम ये कहने के काबिल हो जाते हैं ये एक ट्राइएंगल है। ब्रेन एक्टिविटी कैन आल्सो क्रिएट परसेप्शन। ब्रेन जो काम करता है वो भी परसेप्शन को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट स्टिमुलस, हालांकि ब्रेन के पास जो है वो अप्रोप्रिएट स्टिमुलस मौजूद भी नहीं होते। यानी कि ट्राई एंगल जो है अगर आप देखें बन तो रहा है लेकिन उधर कोई लाइन ही नहीं है, तो अप्रोप्रिएट स्टिमुलस सेंसरी स्टिमुलेशन वो मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ब्रेन जो है वो
परसीव कर रहा है और परसेप्शन में मदद कर रहा है। वी समटाइम हैव विजुअल एक्सपीरियंस विदाउट यूजिंग द आईज। बाद का हम कुछ चीज़ों का देखते हैं बगैर आंखों को इस्तेमाल किए हुए, और ऑडिटरी एक्सपीरियंस विदाउट यूजिंग आवर हेयर, और हम ऑडिटरी एक्सपीरियंस भी करते हैं बगैर अपने कानों का इस्तेमाल किए हुए, एंड सो ऑन। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे when two blindfolded person are asked to describe the experience of a comedy show। अब अगर आप किसी दो ऐसे ब्लाइंड बंदे हैं, उनसे आप पूछें कि जी आप ना अपना एक्सपीरियंस, जो कॉमेडी शो आपने देखा है उसका मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, स्पोर्ट्स इवेंट या किसी खेल के मतलब, और ड्रीम या किसी ख्वाब के मतलब। द डिटेल विल इंक्लूड मेमोरियस विजुअल और ऑडिटरी रिपोर्ट दैट विल बी प्योरली सब्जेक्टिव। वो बहुत सी ऐसी विजुअल रिपोर्ट करेंगे और बहुत से ऐसे ऑडिटरी रिपोर्ट करेंगे जो कि टोटली उनकी अपनी बनाई हुई होंगी, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं, लेकिन वो जब बयान कर रहे होंगे ना, तो वो इस तरीके से बयान कर रहे होंगे जैसे उन्होंने सारा ही शो देखा है, लाइव देखा है, और वो विजुअल और ऑडिटरी जो रिपोर्ट है वो भी एक्सप्लेन करें। इट इज एविडेंट, ये बात साबित करती है, दैट परसेप्शन इज नॉट सिंपली द डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो परसेप्शन ये नहीं है कि आप अपने सेंसरी ऑर्गन से किसी चीज को डिटेक्ट करें, ये नहीं। इंस्टेड द परसेप्चुअल प्रोसेस डिपेंड ऑन द वे द ब्रेन ऑर्गेनाइज दो स्टिमुलाई। बल्कि परसेप्शन एक ऐसे अमल को कहते हैं जिसका इन्हिसार ब्रेन पर होता है कि ब्रेन किस तरह से एक स्टिमुलस को ऑर्गेनाइज कर रहा है टू क्रिएट मीनिंग, और किस तरह से उसको मीनिंग दे रहा है। अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसको एक मरतबा पढ़ के देख लिया, अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ। हाँ जी, है किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, पैसिव प्रोसेस क्या है? पैसिव प्रोसेस वो होता है जो इनवॉलेंटरी हो, गैर इरादी तौर पे हो, जैसे कि ब्रेन खुद ब खुद से एक अमल करना शुरू कर देती है, खुद ब खुद से जो मिसिंग एलिमेंट है किसी शेप के अंदर उसको फिल करके उसको मीनिंग देना शुरू कर देती है। ये गैर इरादी तौर पे हो रहा है। अब जिस तरह एक बंदे की अगर आंखें होंगी तो वो चीज़ों को देख सकेगा ना, ये फिर वो चीज़ों को सिलेक्ट करता है कि मैंने ये चीज़ें देखनी है, ये जो होगा ये और चीज़ होगी। मैसेज पे आप टाइप कर सकते हैं, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है वो मैसेज पे टाइप कर सकते हैं और मैं उसका आंसर दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम आँख के मुतल्लक बात करते हैं ना, तो उसको हम देखते हैं कि इस स्टिमुलस को हमने डिटेक्ट करना है, फिर उसको हमने मीनिंग देना ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, फिर वो मीनिंगफुल होगा तो वो परसेप्शन बन जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि अंधे लोग होते हैं, उन्हें ना, या जिनको सुनाई नहीं देता, वो वाले लोगों से अगर एक्सपीरियंस पूछा जाए किसी खास इवेंट का, किसी खास वाक़े का, तो वो इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जैसे उन्होंने आँखों से देखा है या कानों से सुना हुआ है।
वो जो होता है इनवॉलेंट्री होता है, ब्रेन खुद ब खुद है ना वो सारा एक्सपीरियंस जो है उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके और मीनिंग देती है। और है किसी का क्वेश्चन? चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। बेसिक परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंसेशन कैसे बनती है? सेंसेशन हमारे सेंसरी सिस्टम की वजह से बनती है। सेंसेशंस आर caused बाय आवर सेंसरी सिस्टम which is being constantly stimulated by the object and event in your environment। ये जो सेंसरी सिस्टम होता है ना, ये लगातार इस पे मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ तरह के जो स्टिमुलस है, वो हमलावर होते रहते हैं, बार बार आके टकराते रहते हैं हमारी सेंसेस के साथ, जो के माहौल के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। योर ब्रेन इन टर्न, आपका जो ब्रेन है, इन टर्न ऑर्गेनाइज सेंसेशन, वो क्या करता है कि सेंसेशन को ऑर्गेनाइज करता है, ग्रुप बंदी करता है इन सच अ वे, एक ऐसे तरीके से डेट यू कैन लोकेट एंड रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, कि आप उस को लोकेट कर सकें और उसकी पहचान कर सकें, उस चीज़ की, उस वाक़े की जो कि माहौल के अंदर मौजूद है। एंड डिटेक्ट एक्शन, और एक्शन को डिटेक्ट करे और मूवमेंट ऑफ दूस ऑब्जेक्ट, और जो अगर तो वो हरकत कर रही है कोई चीज़, तो उसकी मूवमेंट को भी आप डिटेक्ट कर सके, अगर वो चीज़ कोई काम कर रही है तो आप उसके काम को भी डिटेक्ट कर सकें। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, complex sequence of auditory stimulation are perceived as speech, aircraft, running water। अब वो कह रहा है मिसाल के तौर पे जो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होते हैं ऑडिटरी स्टिमुलेशन के, आर परसीव्ड, उन्हें इस तरह से लिया जाता है जैसे कि आवाज़ हो गई, एयरक्राफ्ट हो गया, या जैसे कोई जहाज़ ऊपर से गुजर गया है, या रनिंग वाटर, पानी के बहने की आवाज़ें जो होती हैं वो हो गई। Similarly, complex pattern of visual stimulations are seen as people। अब लोगों के लिए अगर देखने के मतलब हम कम्प्लेक्स पैटर्न देखें तो वो ये होंगे, आकार, प्रिंटेड पेजेस, अब उस पेजेस के ऊपर मुख्तलिफ प्रिंट हो, अंडरस्टैंडिंग द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब परसेप्चुअल ऑर्गेनाइज को समझने के लिए देन इज अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वी परसीव फॉर्म, डेप्थ एंड मोशन। अगर आपने परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को समझना है तो इस मकसद के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि उस चीज़ की डेप्थ कितनी है, किस की फॉर्म किस तरह की है उसकी, और वो हरकत में है कि नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। One of our basic perceptual reaction to the environment is to select a certain stimuli from all those that strike our receptors and organize the bit of experience into meaningful organized whole। अब उसमें इसमें उसने कहा है कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ये हमारा एक बुनियादी अमल होता है जिसमें परसेप्चुअल रिएक्शन जो होता है टू द इन्वायरमेंट इज। अब परसेप्चुअल रिएक्शन का काम क्या है कि हम माहौल में से उन चीज़ों को सिलेक्ट, खास चीज़ों को सिलेक्ट करें जो कि हमारे रिसेप्टर्स के साथ आके टकराएंगे, और हम उनको ऑर्गेनाइज करें, उनका एक्सपीरियंस करें कि ये है क्या, फिर उसको हम मीनिंग दें कि ये कुर्सी है, फिर ऑर्गेनाइज्ड एज अ होल हम ये कहें कि जी ये दो टांगे, दो इसके बाजू और चार इसकी टांगे, तो यार ऑर्गेनाइज होल किया तो हमें पता चला कि जी ये एक चेयर है। मिसाल के तौर पे आवर विजुअल एक्सपीरियंस। For instance, our visual experience is not one of a tiny bite of color and light। कोई चीज़ हम देखते हैं ना, वो ये नहीं कि बहुत हल्की सी लाइट या कलर होता है, इस तरह नहीं होता।
एज रिकॉर्डेड ऑन द रेटिना, जो कि रेटिना पर रिकॉर्ड हो, बट ऑफ आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, लेकिन वो उसकी शनाख्त की जा सके उस चीज़ की या उस वाक़े की। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, वी परसीव ऑब्जेक्ट, हम चीज़ों को देखते हैं, नॉट एज अ कम्बिनेशन, ये नहीं कि दूसरों के साथ मिला के, ऑफ आइसोलेटेड सेंसेशन, बल्कि तनहा हम उन चीज़ों की सेंसेशन हासिल करते हैं कि इसका कलर क्या है, इसकी शेप क्या है, इसका साइज क्या है। बट एज अ ऑर्गेनाइज्ड होल, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज्ड होल होता है कि स्टार्ट साइकोलॉजिस्ट हैव फॉर्मुलेटेड सर्टेन प्रिंसिपल, कि स्टार्ट साइकोलॉजिस्टों ने कुछ खास जो है वो परसेप्शन के असूल मुतारफ करवाए, विच कैन ऑल बी समराइज, जिनको बयान किया गया है अंडर द लॉ ऑफ प्रेगनेंस विच वाज डिफाइंड बाय कोफका। कोफका ने एक लॉ ऑफ प्रेगनेंस जो है वो दिया था, उसके अंडर ही ये सारे लॉ जो हैं बाद में गेस्टार्ट के असूल बने, उसके अंडर ही ये लॉ बनाए गए जो गेस्टार्ट के असूल बने। अब सबसे पहला जो लॉ आया है इसमें उसने कहा है, इन प्रैक्टिस द बेस्ट वे ऑफ परसीविंग इज अचीव्ड थ्रू प्रोक्सिमिटी। अगर आपने एक अच्छे तरीके से किसी चीज़ को देखना है तो ये तब ही मुमकिन है अगर आप प्रोक्सिमिटी के ज़रिए देखें, क्लोजर के ज़रिए देखें, कंटिन्यूटी के ज़रिए देखें, या सिमिट्री के ज़रिए देखें, या सिमिलैरिटी के ज़रिए देखें, या फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप के ज़रिए देखें। दीज ऑल द मैनिफेस्ट manifestations of the more general law of pregnancy, ये सारी चीज़ें किससे निकली हैं, जो हमने अभी पहले पढ़ा है कि लॉ ऑफ प्रेगनेंस जो था उससे इन्होंने गेस्टार्ट के प्रिंसिपल मुतारफ करवाए थे। ये ऊपर जो हमने पढ़े ना, क्लोजर, कंटिन्यूटी, प्रोक्सिमिटी, सिमेट्री, सिमिलैरिटी, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, ये सारे वही असूल है। अगर इन असूलों पे अमल करके हम किसी चीज़ को परसीव करेंगे तो हम उस चीज़ को बेहतर तौर पे परसीव कर सकते हैं। सबसे पहला लॉ हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोक्सिमिटी। एलिमेंट विच अपीयर क्लोज together tend to be perceived as being together and forming a group। अब वो कह रहा है वो वाली चीज़ें जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है वो हम इकट्ठा परसीव करेंगे और हमें वो ऐसे नज़र आएगी जैसे कि वो ग्रुप बनाई हुई है, जैसे उन्होंने ग्रुप को बनाया हुआ है। जैसे कि फिगर 7.2 इज यूजुअली सीन एज थ्री पेयर। अगर आप ये देखें, नज़र आ रहा है जहाँ मैं एरो कर रहा हूँ, अगर आप इस वाले हिस्से को देखें तो वो कह रहा है इज यूजुअली सीन एज थ्री पेयर। तो हमें इधर तीन जोड़े नजर आ रहे हैं, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा। ऑफ पैरेलल लाइंस एज अ ग्रुप ऑफ डॉट्स, अगर हम डॉट्स को देखें कंसिस्टेंट ऑफ फोर, ये फोर अलग से हम देख रहे हैं, ये थ्री अलग से देख रहे हैं, ये टू अलग से देख रहे हैं, वन अलग से। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि वो वाली चीज़ें जो करीब होंगी एक दूसरे के वो हमें ग्रुप की सूरत में हम उसको परसीव करेंगे और इकट्ठा परसीव करेंगे। ठीक है, ये एक तरीका कार हो गया, इस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर परसीव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लोजर। Perhaps लिहाजा the most commonly encountered gestalt principle of organization is called closure। जो सबसे ज़्यादा आम एक प्रिंसिपल है, असूल है गेस्टार्ट का, वो क्लोजर है। इट रिप्रेजेंट आवर टेंडेंसी टू फिल इन गैप इन आवर परसेप्चुअल वर्ल्ड। जो चीज़ हम देख रहे हैं उसके अंदर अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो ये हमारे अंदर सलाहियत होती है कि हम उस मिसिंग चीज़ को खुद ब खुद फिल कर लेते हैं। एन इनकम्प्लीट पैटर्न इज ऑफन परसीव्ड एज कंप्लीट हो, जैसे कि बहुत सी जो नामुकम्मल तस्वीरें होती हैं वो हमें मुकम्मल दिखाई देती हैं। व्हेन वी लुक एट अ फिगर 7.2 CDE we tend to close the gaps to given them familiar meaning। अगर आप ये देखें, ये गैप आया हुआ है, ये गैप आया हुआ है।
आप ऑटोमेटिकली इस गैप को फिल करके बता देते हो ये ट्राइएंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है। इस तरीके से आप इस काबिल हो जाते हो क्लोजर लॉ की वजह से। समझ आई है इसमें? अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूटी एंड सिमेट्री। Similar part of a figure which appear in a straight or curved line tend to stand out to make recognizable shape। अब वो कह रहा है कि क्योंकि ये एक जैसी चीजें हैं, ये देखें सीधी स्ट्रेट लाइन में या कर्व्ड लाइन में होगी या सर्कल में होगी, उसको हम एक शेप की शक्ल की सूरत में परसीव कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे परसीव एज अ स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर परसीव कर लिया, एज अ सर्कल परसीव कर लिया, एज अ स्ट्रेट लाइन परसीव कर लिया, क्योंकि इसके अंदर जो वो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके वो सिमिलर है। अब सिमिलर पार्ट्स क्योंकि सारे ही डॉट 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 है, तो इसकी वजह से ये एक शेप बना देती है, तो उस शेप को हम परसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिमिलैरिटी। Stimuli that resemble each other in some way tend to be perceived as belonging together and forming a group। वो वाला स्टिमुलस जो कि मिलते हों एक दूसरे के साथ, जिनकी मुशाबत हो, जो जैसे कि क्रॉस भी है बीच में और सर्कल भी है। सर्कल वालों को हम अलग से परसीव कर रहे होंगे, क्रॉस वालों को अलग से इस तस्वीर में परसीव कर रहे होंगे। आप इस तस्वीर की तरफ देखें गौर से, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपको सर्कल वाली तीनों लाइंस वो अलग से परसीव हो रही हैं और दो जो हैं एक्स वो अलग से परसीव हो रहे हैं। एज बिलोंगिंग टू टूगेदर फॉर्मिंग अ ग्रुप वी टेंड टू सी अल्टरनेटिंग रो ऑफ डॉट्स और क्रॉस। हम देख सकते हैं डॉट्स और क्रॉस को। इसमें अभी किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। बहुत नहीं हुआ। उसके बाद आ जाता है फिगर एंड ग्राउंड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ परसेप्शन। अगर हम परसेप्शन के नॉर्मल कोर्स की बात करें, सम ऑब्जेक्ट सीम टू स्टैंड आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो कुछ चीजें होती हैं, सर मैं आपको बस करें सिंपल सा तो एक ज्यादा हो कंसेप्ट दे गया है। देता हूँ सर कि जी बस फिगर करें। एंड ग्राउंड क्या है। अगर एक स्टूडेंट व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा प्रेजेंट कर रहा है, अगर आपकी तवज्जो जो होगी उस स्टूडेंट पे होगी तो वो स्टूडेंट जो होगा वो फिगर बन जाएगा और उसके इर्द गिर्द की जितनी चीजें हैं वो सारी ग्राउंड बन जाएंगी। अगर आपकी व्हाइट बोर्ड पे तवज्जो होगी, फोकस आप व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं, तो आपका जो व्हाइट बोर्ड होगा वो फिगर बन जाएगा और इर्द गिर्द की जितनी भी चीजें हैं वो सारी ग्राउंड बन जाएगी। जैसे कि इस तस्वीर को अगर आप देखें, इस तस्वीर को देखें अगर, तो आप इस बच्चों पे फोकस करेंगे तो ये आपका फिगर है। अगर आप बाकी जितनी चीजें होंगी ये आपका ग्राउंड बन जाएंगी। जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो फिगर और जो चीज इर्द गिर्द होगी वो ग्राउंड। इसी तरह आप इस सराही को देखें, अगर इसके ये वाले हिस्से को आप देखेंगे तो ये अलग से एक चीज नजर आ रही है, तो ये आपका फिगर और इर्द गिर्द ये जो वाइट वाइट चीजें हैं ये सारी आपकी ग्राउंड बन जाएंगी। इसको हम कहते हैं फिगर एंड ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। समझ आ गई है? अब जितना पढ़ा है ना इसको पढ़ के देखें पहले।
हैंड फ्री